बच्चों आरटीपी का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, May 21 वाली ग्रुप 2 वाली। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स वेस्टिंग पीरियड और ग्रांट डेट। ये थ्योरी के क्वेश्चन है। वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में एम्प्लॉई को वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को बोला कि तुमको 3 साल रहना है मेरे यहां, तब तुमको 1000 ऑप्शन खरीदने का या 1000 शेयर खरीदने का ऑप्शन मैं देता हूं, तो 3 साल उसको रहना पड़ेगा। दैट कंडीशन जिस पीरियड में पूरा होता है उसको वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। तो ये थ्योरी का बात है, आप लोग मेरे बुक से पढ़ लेंगे। और 3 का जो बी है वो ग्रांट डेट, जिस दिन कंपनी ऑप्शन ऑफर करती है उसको ग्रांट डेट बोलते हैं। तो मैं थ्योरी का बात नहीं करके प्रैक्टिकल की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी को पढ़ोगे। चलो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 बी पढ़ो आरटीपी का। पढ़ लिए। ऑप्शन का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। देखो, अगर ऑप्शन का फेयर वैल्यू नहीं दिया होता है ना, तो हम लोग ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइनस ऑफर प्राइस, जहां पे ऑफर प्राइस 55 है, एक्सरसाइज प्राइस का ऑफर प्राइस बोलते हैं 55 रुपीज, और करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ ही नहीं है कंपनी का, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फेयर वैल्यू अगर दिया होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, फेयर वैल्यू के हिसाब से अकाउंटिंग होती है। ऑप्शन का फेयर वैल्यू 55 है, ऑप्शन का फेयर वैल्यू 18 है। याद रखिएगा 55 शेयर का ऑफर प्राइस है। शेयर जब आप खरीदेंगे तो कंपनी को 55 रुपया देना पड़ेगा आपको, और 18 क्या है? ऑप्शन का वैल्यू, ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और ऑप्शन का फेयर वैल्यू होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो ऑप्शन का फेयर वैल्यू का अकाउंटिंग ऑप्शन के फेयर वैल्यू से ही होता है। तो फर्स्ट ईयर एंड में कंपनी को लग रहा है कि 930 इंप्लॉय रहेंगे, सेकेंड ईयर एंड में उसको लग रहा है 850, पर फाइनली सेकेंड ईयर में 880 इंप्लॉय ही रहे। तो सेकेंड ईयर में तो रियल डेटा पता चल गया, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 2 साल का था। तो मैं 2-3 लाइन लिखता हूं। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 18, ये बहुत जरूरी है, इसके हिसाब से अकाउंटिंग होता है। ये नहीं देने से करंट मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, मान लो करंट मार्केट प्राइस होता से 79, तो 79 माइनस 55, या मान लो होता 64, तो 64 माइनस 55, तो होता 64 माइनस 55, 64 माइनस 55 9 रुपया, तो 9 रुपया हो जाता कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। लेकिन फेयर वैल्यू दिया है तो फेयर वैल्यू के हिसाब से अकाउंटिंग होगा। वेस्टिंग पीरियड है 2 साल, क्योंकि 2 साल आपको अपने यहां पे, मेरे यहां पे रहना है, तब आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का राइट मिल जाएगा। ये दोनों डेटा मैंने लिखा, एग्जाम में जरूरी नहीं है। तो एक्सपेंस फॉर ईयर 1, ईयर 1 कौन सा है बच्चों? एक मिनट, वन मिनट। ईयर 1 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ 18-19। एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले लिखना पड़ता है 930, फिर एक एम्प्लॉय को जितने ऑप्शन दिए, एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिए, तो उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा 100। एक ऑप्शन का फेयर वैल्यू है 18,
इसी की जगह इंट्रिंसिक वैल्यू लेना पड़ेगा अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया हो तो, इंटू 1/2। वाई 1/2? क्योंकि 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है और स्ट्रेट लाइन पे इसकी अकाउंटिंग होती है। स्ट्रेट लाइन मीन्स इक्वली डिवाइड करना पड़ता है, और सेकेंड ईयर जब निकालना पड़ता है तो क्यूमुलेटिव अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। तो 930 इंटू 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, 8,37,000 रुपया फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। एंड 1920 का एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होगा? नाइनटीन 20 में 880 इंप्लॉई फाइनली हमारे यहां रहे, क्योंकि 850 उनको लग रहा था कि रहेंगे, लेकिन 880 फाइनली रहे। तो 880 नंबर ऑफ इंप्लॉई में ले लिए, 100 ऑप्शंस हैं, 18 फेयर वैल्यू है, इंटू 2/2, ये क्यूमुलेटिव अप्रोच 2/2, ये नहीं भी लिखने से चलेगा, माइनस 8,37,000। दिस विल बी द एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो ये आएगा बच्चों 880 इंटू 100 इंटू 18 माइनस 8,37,000। तो आंसर इज कमिंग 7,47,000। हम लोग इस तरह का बहुत सम बनाए हुए हैं। एक और सही तो मांगा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईसोप कॉस्ट टू बी अमोर्टाइज्ड इन द ईयर्स दिस। जर्नल एंट्री नहीं मांगा तो हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, बाईबैक को लेकर के है। एकदम सिंपल सा सम है बाईबैक को लेकर के। सिमिलर सम्स वी हैव डन, लेकिन क्योंकि इसमें साथ में बोनस भी है तो मैं इस सम को करा देना चाहता हूं। बाईबैक के साथ बोनस के सम जनरली नहीं आते, तो हम लोग इस सम को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। वृद्धि है, नॉन लिस्टेड कंपनी है। नॉन लिस्टेड कंपनी में 25% का बाईबैक अलाउड है कैश पेमेंट में। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, कैश, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है, डिटेल दिया हुआ है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन पेएबल। कंपनी ने बाईबैक किया 15,000 शेयर का 15 रुपया करके। इन्वेस्टमेंट बेचा, तो इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री मारना होगा पहले, फिर बाईबैक का 4 एंट्री मारना होगा। बाईबैक अचीव हो गया 1 मई को, फिर कंपनी ने बोनस दिया। सारा जर्नल एंट्री मारना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल करने का 1 एंट्री। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना है? ये रहा इन्वेस्टमेंट 2 लाख। बेचे कितने में? बेचे हम लोग 2,50,000 में। तो पहला जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट सेल करने का, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, to profit and loss account, which is profit on sale of investment. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का 1 एंट्री करने से काम हो जाता है। कुछ लोग 2 करते हैं, यहां पे 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 एंट्री मारते हैं, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 P&L अकाउंट का 1 और एंट्री मारते, जरूरी नहीं है। अब आइए बाईबैक का 4 जर्नल एंट्री का ग्रुप। कितना रुपया का पेमेंट है बाईबैक में? 15,000 शेयर 15 रुपया करके। $2,25,000। तो इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट
to bank 2,25,000. एंड आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, 4 जर्नल एंट्री का ग्रुप है, कुछ लोग 3 में सल्टा देते हैं, कोई 2 में भी, हम लोग 4 करते हैं. अब कैपिटल राइट ऑफ करेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 फेस वैल्यू. प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट 5 रुपया 75,000 टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट. बहुत आराम से ये दोनों जर्नल एंट्री का एक जर्नल मारा जा सकता था, पर इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेता है. नहीं तो क्या दिक्कत है, इक्विटी शेयर बायबैक तो खत्म हो ही रहा है, देखिए ना, खाली टू बैंक लिखने से तो हुआ नहीं. अब इस प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे. प्रीमियम ऑन बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम से अभी भी एडजस्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख रुपया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 75,000. ये लॉस एडजस्ट हो गया. ये लॉ का रिलेटेड बात है. और एक लॉ का बात है सीआरआर बनाना. तो इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू जितना बायबैक हुआ उतने रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा. एंड सीआरआर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से बना सकते हैं बायबैक में. तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहा हूं. आपको नोट लिखने का मन होगा, लिख देना. सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट सीआरआर इन बायबैक. 1,50,000 का बनाना पड़ेगा, जितना फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बायबैक हुआ है. सबका नरेशन एग्जाम में आपको देना है, जैसे हम लोग देते हैं. तो ये 4 जर्नल एंट्री का एक ग्रुप बायबैक का, 4 जर्नल एंट्री का ग्रुप प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन का भी होता है. उसके बाद इन्होंने बोनस का काम किया है. अच्छा, आपको सीआरआर बनाने के लिए अगर सिक्योरिटी प्रीमियम छोड़ के किसी दूसरे रिजर्व को यूज करना आप कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कर सकते हो. फ्री रिजर्व माना जाता है बायबैक में. अब आइए बोनस देना है, और बोनस देना है 1 फॉर एवरी 8. तो अभी मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो बचा, ओपनिंग में कितना इक्विटी शेयर था, 10 लाख, यानी 1 लाख. 1 लाख में 15,000 चला गया बायबैक में. इन लोगों को 1 फॉर एवरी 8 बोनस देंगे. $10,625. 10 रुपीज का है तो एक 0 लगा देंगे. बोनस की जर्नल एंट्री में आप बोनस कहां से देना चाहते हैं, जैसे सीआरआर है तो सीआरआर से बोनस दे देना चाहिए. सीआरआर अकाउंट डेबिट 106,252 बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. याद होगा एक लेजर हम लोग बनाते थे. हालांकि बोनस इज ए ग्रुप 1 का चैप्टर, पर बायबैक के साथ वो लोग ग्रुप 1 का चैप्टर का सम देते हैं, आपको मालूम है. और नेक्स्ट एंट्री इज बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं नया तो नहीं बोलूंगा, अलग अलग करके, तो अलग अलग चैप्टर में आपने 3 कॉन्सेप्ट था इसमें, इन्वेस्टमेंट बेचने का, बायबैक करने का और बोनस देने का. इन्वेस्टमेंट बेचने का कहानी आप इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में पढ़े हो, बायबैक में पढ़े हो. बोनस के लिए बोनस का चैप्टर था आपके पास. तीनों मिलाकर के एक साथ क्वेश्चन में दे दिया. एंड इट वॉज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट सम. ओके, तो अब जो अपना अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4 का, नहीं 4 खत्म, अब आया 5. तो 5 का ए तो थ्योरी का बात है, वो आप लोग पढ़ोगे. 5 का बी, छोटा सा सम है, वैसे सिमिलर सम n नंबर ऑफ टाइम मैंने सॉल्व कराया है.
EFGH इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं 30-30-20-20%। STUV प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं 40-30-10-20%। पेडअप कैपिटल 120 लाख का है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 लाख का है। अभी देखो साला कितना गंदा लिखा है। इफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 120 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 60, तो ये पेड अप इक्विटी कैपिटल मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर एंड बोलने से वो इंक्लूड है कि नहीं है, सबका लफड़ा आएगा। दोनों अलग अलग है, एक प्रेफरेंस है, इक्विटी है। तो 2/3 देखिए 120 लाख और 60 लाख अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो आपको मालूम है कि जितना जिनका कैपिटल होता है उतना उनका परसेंटेज वोटिंग बन जाता है। तो आप ये बोलेंगे कि वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 2/3 66% और वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1/3। अब इसमें सारे लोगों का अलग अलग वोटिंग राइट आपको बताना है। तो EFGH का जो है E को 2/3 का 30% मिलेगा, F को 2/3 का 2/3 66.67%, उसका 30% मिलेगा। G को 2/3 का 20% मिलेगा, H को भी 2/3 का 20% मिलेगा। 3 3 6 2 8 2 10। तो आप बोलेंगे सर E का टोटल वोटिंग राइट कितना हो जाएगा? तो 30 × 2/3 विच विल बी 20%। F का वोटिंग राइट कितना होगा? वो भी 20%। G का वोटिंग राइट कितना होगा? तो आंसर इज 13.33%। H का भी 13.33%। अब IJKL ना क्या नाम है उनका, STUV को 1/3 में परसेंटेज मिलेगा। वो 4 लोग 1/3 के मालिक हैं वोटिंग राइट वाइज। तो इसको मिलेगा 1/3 का 40%, इसको मिलेगा 1/3 का 30%, इसको मिलेगा 1/3 का 10% और इसको मिलेगा 1/3 का 20%। थोड़ा रुकना, हाँ बेटा, STUV है ना नाम, हाँ ठीक है। 40 30 10 20, ठीक है। तो 40 का 1/3 मिला इसको 13.33, 30 का 1/3 इसको मिला 10, इसको भी मिला 10, इसको 20 का 1/3 मिला 6.67। सब मिलाओगे तो 100 नहीं होगा, इसको मैं 34 कर देता हूं और एक बार ऐड करके चेक कर लेता हूं। ये रॉन्ग है ना, 1/3 का 10% रॉन्ग हो गया ना, देखा गलती, इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। 3.33%, ये 10 ठीक है, हाँ ठीक है 3.33। इसीलिए बोलते हैं टोटल कर लेने में ही फायदा है। अभी झूठ मूठ का एरर के साथ चला जाता ना बेटा। ठीक, 100 आ गया। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अमलगमेशन का। बच्चों ये जो अमलगमेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि मे एग्जाम में
या नवंबर एग्जाम में इसको आना चाहिए। ये बहुत पहले जब हम लोग सीए फाइनल का प्रिपरेशन करते थे तो सीए फाइनल में हम लोग करते थे इस सम को। अभी सीए इंटरमीडिएट में आरटीपी में, बुक में तो नहीं दिया है, आरटीपी में इसको दिया है। आइए मिल के पहले सम को पढ़ते हैं एंड देन लेट्स सी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप पहला पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का। मोहन लिमिटेड है, शेयर कैपिटल में इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिनको पीसी देना है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, डिबेंचर है, इंटरेस्ट है, क्रेडिटर्स है, प्रॉपर्टी है, गुडविल है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, बैंक है। अच्छा, अच्छी बात क्या है ना बेटा कि बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट टाइप का दिया हुआ, इंफॉर्मेशन टाइप का दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक नई कंपनी, इतना ही है। हाँ, बैलेंस शीट का डिटेल इतना ही है। नीचे में 1 2 3 4 5 असेट है, प्रॉपर्टी, गुडविल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और बैंक 5 असेट है। ट्रेड पेएबल, इंटरेस्ट, डिबेंचर ये तीनों लायबिलिटी है। कैपिटल और रिजर्व्स में नेगेटिव बैलेंस है। कैपिटल ठीक है, रिजर्व्स में नेगेटिव बैलेंस है। एक नया कंपनी रवि बन रहा है, ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख का, 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। नई कंपनी असेट एंड लायबिलिटी मोहन लिमिटेड की ले लेगा। टर्म्स क्या होंगे? नंबर ए, मोहन लिमिटेड का डिबेंचर्स विल बी पेड बाय सिमिलर डिबेंचर्स इन द न्यू कंपनी एंड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट इक्विटी शेयर ऑफ इक्वल अमाउंट आर इश्यूड एट पार। माने कुल मिला के उसका सारा अमाउंट का हम लोग पेमेंट करेंगे। तो वी आर टेकिंग ओवर ए लायबिलिटी इन फुल अमाउंट, नथिंग लेस नथिंग मोर। डिबेंचर के बदले हम डिबेंचर दे देंगे और इंटरेस्ट के बदले हम शेयर इशू कर देंगे। लेकिन आप जानते हो कि डिबेंचर होल्डर को कुछ भी पेमेंट किया जाए वो पीसी में नहीं आता, नेटो में जरूर आता है। तो मैं 2 कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक पीसी का और एक नेटो का। कई बार क्या होता है कि पीसी का कैलकुलेशन अगर पेमेंट बेसिस पे कंप्लीट नहीं होता है तो नेटो प्लस गुडविल करके पीसी आ जाती है। तो मैं लिखता जाऊं कि एक बार पूरा पढ़ लें? एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। फिर लिखा ट्रेड पेएबल को 12,000 इक्विटी शेयर देना है। ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट में 1,50,000 है, लेकिन इसको 1,20,000 रुपया देना है। तो ये भी क्रेडिटर है, क्रेडिटर का पेमेंट पीसी में नहीं आता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्वल नंबर ऑफ शेयर पार पे देना है, ये पीसी में आएगा। इसका डिविडेंड 3 साल का बाकी है, ये लोग डिविडेंड 2 साल का माफ कर देगा। 1 साल का डिविडेंड हमें इन्हें देना है। तो डिविडेंड का अमाउंट 1 साल का बता दो सर। 60,000 का 9%, 5400 ना। हाँ, तो ये 60,000 और प्लस 5,400 इसको पीसी में लेना होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट पीसी में आता है। इक्विटी और प्रेफरेंस को जो भी देंगे पीसी में आएगा। फिर लिखा इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1 शेयर देंगे पार पे फॉर एवरी 3 हेल्ड, 3 के बदले 1। तो वहां शेयर कैपिटल इक्विटी की 30,000 शेयर की है, हम लोग 10,000 शेयर देंगे और वो भी पार पे यानी ₹1,00,000। तो पीसी देख डायरेक्ट ही निकल गया। Amount to be paid to preference shareholders in form of equity share 60,000, dividend in form of equity shares 5,400, so that is 65,400. Amount payable to equity shareholders 30,000 शेयर है, 1 फॉर एवरी 3 हम लोग देंगे यानी 10,000 शेयर देंगे 10 ईच करके, तो 1,00,000।
ये नंबर ऑफ शेयर है, ये प्राइस है। तो 1,65,400 का पीसी आ गया। करंट असेट के लिए लिखा है कि करंट असेट्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री, जिसको 10% कम करना है। गुडविल को उड़ा देना है, गुडविल टेक ओवर नहीं होगा। नेटो और गुड पीसी का डिफरेंस में गुडविल आएगा तो अलग बात है, उसके बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो बेकार है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 3,08,400 रुपया में लेना है और बाकी सबको बुक वैल्यू में लेना है। बाकी जो भी इक्विटी शेयर बच जाएंगे कंपनी के, वो पब्लिक को पार पे इशू कर देंगे पैसा लेके, तो अलग से जर्नल मारना पड़ेगा। एक्सपेंस ऑफ 5,000 टू बी मेड फ्रॉम बैंक बैलेंस ऑफ मोहन। मोहन के बैंक में कुछ रुपया है, देखो तो 20,000 है, उसमें जो ये लिक्विडेशन होगा मोहन का, उसमें 5,000 रुपीज वहां से लेकर के पेमेंट कर देंगे। दिस इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ मोहन बिफोर एक्विजिशन। तो बाकी 15,000 हम लोग टेक ओवर कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज, कितना अच्छा से लिख दिया कि 20,000 मोहन के बुक में बैंक में बैलेंस है, 5,000 हम लोग खर्चा करने के लिए यूज कर लेंगे, बाकी टेक ओवर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेटो निकाल रहे हैं। तो पहले असेट लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका फेयर वैल्यू, नेटो हमेशा फेयर वैल्यू पे निकलता है। जिसका फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा बुक वैल्यू ले लेना। दिया 308,400 हो गया। सेकेंड असेट गुडविल, एलिमिनेट। इन्वेंट्री 10% नीचे की ऊपर, नीचे। तो इन्वेंट्री है कितने रुपए का बेटा? 60 है कि 80 है? वो 80 है ना, ठीक है। तो 72,000 देखने 60 लग रहा है, नहीं 80 है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल नो चेंज, दैट विल बी टेकन एट बुक वैल्यू 1,10,000। Then comes another asset, बैंक बैलेंस 15,000 लेना होगा, क्योंकि 5,000 खर्चा पेमेंट करने के काम आएगा। ये 4 असेट हम लोगों ने ले लिया। ऐसे 5 असेट था लेकिन गुडविल एलिमिनेट करना है। 3 लायबिलिटी है, 10% डिबेंचर्स, पार पे ही लेना है पूरा 2 लाख, बदले में नया डिबेंचर दे देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये भी टेक ओवर करेंगे। एक साथ डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हो, 20,000 रुपया। इसके बदले में शायद इक्विटी शेयर देने का बात है ना, क्या चीज देने का बात था? इसके बदले में, इंटरेस्ट के बदले में इक्विटी शेयर देने का बात था, और डिबेंचर के बदले में डिबेंचर। फिर आया ट्रेड पेएबल, 1,20,000 पेमेंट होगा इसको, 1,50 नहीं 1,20, बदले में शायद इक्विटी शेयर ही देना है ना। हाँ, इसके बदले में भी इक्विटी शेयर देंगे, इसके बदले में भी इक्विटी शेयर देंगे, इसके बदले में डिबेंचर इशू करेंगे। और ये सारा इक्विटी शेयर इशू होगा, ये भी इक्विटी शेयर इशू होगा, ये भी इक्विटी शेयर इशू होगा, ये भी इक्विटी शेयर इशू होगा। तो कितना इक्विटी शेयर इशू हो रहा है आप गिन सकते हो। और टोटल 4 लाख की कैपिटल है। मैं जर्नल मार के भी दिखा दूंगा, जर्नल कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या क्या मांगा है। पहले नेटो तो कंप्लीट करें। 308,400 प्लस 72,000, 1,10,000, 15,000, 165,400 आया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, जितना नेटो उतना ही पीसी। सो देयर इज नो डिफरेंशियल गुडविल ऑल्सो। वहां पे भी जो उसका बैलेंस शीट में 10,000 का गुडविल था वो भी नहीं लेना है, और नया गुडविल भी नहीं आया। सो नो गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। अच्छा बच्चों देखो, अगर इसका खाली बैलेंस शीट बनाना है बिना जर्नल एंट्री के, तो बताओ बन जाएगा कि नहीं। ये देखिए, असेट साइड, असेट साइड, असेट साइड, ध्यान से देखिए।
बिना जर्नल के बैलेंस शीट परचेजिंग कंपनी का बनता है या नहीं बनता है? जर्नल भी मार सकते हैं, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, असेट लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, लिक्विडेटर टू शेयर कैपिटल, फिर डिबेंचर होल्डर को शेयर दे देंगे, ट्रेड पेएबल को शेयर इशू कर देंगे। 5 तो जर्नल मारना है, पर बिना जर्नल के बैलेंस शीट बनता है ना, सब में जर्नल मांगा नहीं है, सीधा बोला है कि बैलेंस शीट बना दो और कंपनी का बैंक अकाउंट बना दो, और मोहन का बुक्स में बहुत कुछ बोला। तो वी विल ट्राई इन दिस सम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट विदाउट जर्नल्स। जस्ट सी, ये देखो ना, असेट 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 असेट, हाथ देखो मेरा, असेट 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 असेट, इस डिबेंचर के बदले डिबेंचर लायबिलिटी, ये दोनों इक्विटी शेयर कैपिटल में घुस जाएगा क्योंकि इनको शेयर इशू करके लायबिलिटी खत्म कर देंगे। ये सारा शेयर इशू है ही है। अब न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड टू पब्लिक फॉर कैश कितना है वो देख लो। न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड टू पब्लिक फॉर कैश, देख टोटल शेयर कैपिटल था, मैं आपको बताता हूं 4 लाख का। 4 लाख में अमलगमेशन में पीसी में इशू हुआ, देखो 165,400, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, 165,400 पीसी में इश्यू हो गया। फिर 20,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के लिए दिए, पूरा 20 देना है ना, हाँ, और 1,20,000 दिए ट्रेड पेएबल के लिए, बस बाकी पब्लिक को कैश में इशू कर देंगे। टोटल 4 लाख था, ये तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ ही था, और डिबेंचर होल्डर को तो डिबेंचर देना ही है, हो गया काम खत्म। तो मेरा आया 94,600 अमाउंट, ये नंबर नहीं अमाउंट है। इतना रुपए का फ्रेश शेयर हम लोग पब्लिक को दे देंगे, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैंक में बढ़ जाएगा और शेयर कैपिटल पूरा 4 लाख हो जाएगा। तो इस कंपनी का ना डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने बोला है और एक बैंक अकाउंट भी बनाने बोला है। तो बैंक एक वर्किंग कंप्लीट, न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड भी निकल गया। अब अगर हमें बैंक अकाउंट बनाना है, पहले हम बी नंबर सॉल्व कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट विथ नोट्स, नोट्स आप लोग बनाओगे। बैंक अकाउंट टू सन्ड्रीज, बिजनेस परचेज के साथ जो आया सन्ड्रीज 15,000 रुपया, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 94,600। हम लोग अपना पॉकेट से किसी को पेमेंट नहीं किए 1 रुपया का भी, 5,000 जो पेमेंट है वो किया है वेंडर, वो वहां दिखाएंगे देखना। 1,09,600 बैलेंस कैरेड डाउन। बहुत बढ़िया समय सीए फाइनल में करते थे, खास करके इस लाइन के लिए, और बिना जर्नल के बैलेंस शीट बनाने के लिए। ये और बिना जर्नल के बैलेंस शीट कैसे पॉसिबल है? अगर आप ये बाहर में लिख दो, ये इक्विटी शेयर देंगे, ये इक्विटी शेयर देंगे, ये इक्विटी शेयर देंगे, ये डिवेंचर देंगे, ये शेयर देंगे, तो बैलेंस शीट सीधे बन जाएगा, और ये असेट टेक ओवर करेंगे, हो गया। और ये नया शेयर पब्लिक को इशू कर रहे हैं कैश में, कैश बैलेंस मिल गया हमें। इस कंपनी का बैलेंस शीट बना लो फॉर्मेट में। इसी क्वेश्चन के लिए हम आरटीपी में, मतलब मेरे को आरटीपी में ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगा, तो मुझे लगा ये सम करवा देना चाहिए। और नया है ना बच्चों, आप लोगों को कभी भी करवाए नहीं है हम क्लास में, तो कोई भी सम इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, तो एक बार कर लो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप आरटीपी प्रिंट आउट ले के बैठना क्लास करने। हाँ,
31 मार्च 2020। खाली शेयर कैपिटल 4 लाख का है और सब फुली पेड हो गया और रिजर्व सरप्लस एक भी नहीं है क्योंकि कंपनी नया बना है और अमलगमेशन करते वक्त भी कोई कैपिटल रिजर्व वगैरह आया नहीं, गुडविल कैपिटल रिजर्व आया ही नहीं ना, और नई कंपनी है तो रिजर्व सरप्लस कहां से आएगा, और शेयर इशू भी सारे पार पे हुए। नॉन करेंट लायबिलिटी में सिर्फ एक नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल के, जिसका नोट्स बनाओगे तो डिबेंचर्स लिखना पड़ेगा 2 लाख का। अब आप बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी तो है, उसके बदले में शेयर इश्यू हो गया है। सर दिखाए तो नहीं, बात कर लिए ना कि किसके किसके बदले में शेयर इश्यू होगा। और एक तो करेंट लायबिलिटी था ट्रेड पेएबल, पर उसके बदले भी शेयर इश्यू हो गया 1,20,000 का ट्रेड पेएबल, तो बैलेंस शीट का टोटल 6 लाख ही रह जाएगा। करेंट लायबिलिटी और कुछ भी अलग से नहीं है, एक ही तो लायबिलिटी था ट्रेड पेएबल। असेट्स, नॉन करेंट असेट में एक ही नॉन करेंट असेट था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसका अमाउंट था 3,08,400। हम सीधे ही आउटर कॉलम में लिख देते हैं। एंड देर आर सम करेंट असेट्स, जिसमें फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री, जिसको 2% नीचे करके लिया गया था। देन देर आर ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब नेटो से लिख रहे हैं हम लोग। ये वर्किंग नोट अगर रहेगा ना बेटा नेटो, पीसी और गुडविल का, तो ही बिना जर्नल के आप बैलेंस शीट बना पाएंगे। आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आपका उतना बड़ा अभी स्ट्रेंथ नहीं आया है। बिना जर्नल के बैलेंस शीट बनाना हो, याद रखना पीसी का वर्किंग तेरे पास होना चाहिए, नेटो का वर्किंग तेरे पास होना चाहिए, गुडविल तेरे पास होना चाहिए, तब तो बिना जर्नल के बैलेंस शीट बनेगा। ट्रेड रिसीवेबल आया बच्चों 1,10,000, और बैंक बैलेंस मैंने बैंक अकाउंट बना रखा था, उसको बैंक तो नहीं लिखते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं 1,09,600। चिंता मत करना, टैली हो जाएगा, नहीं हुआ अगर तो मैं ढूंढूंगा क्या मिस्टेक है। देखिए टैली हो गया, इतना छोटा सा बैलेंस शीट, पर वॉज द सम स्मॉल? नो। कितना सुंदर पीसी का डिस्चार्ज शेयर होल्डर लोगों को हुआ, कितना अच्छा, बहुत सारा लायबिलिटी के बदले में शेयर इशू किया गया, डिबेंचर के बदले में डिबेंचर इशू किया गया, बाकी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया गया। कैश 5,000 काट के टेक ओवर किया ताकि वेंडर कंपनी 5,000 खर्चा का पेमेंट अपना कर दे। तो ये बढ़िया सा स्टैंडर्ड सा सम था, एंड दिस इज द ओनली गुड सम इन योर आरटीपी of May 21, and we prepared the balance sheet without journal. That was also a nice thing. अब ए में हमसे वो मांगा रियलाइजेशन अकाउंट और शेयर होल्डर अकाउंट, हम लोग साथ में न्यू कंपनी अकाउंट भी बना देंगे।
परचेजिंग कंपनी के नाम का भी एक अकाउंट बना देना चाहिए, जहां से पीसी मिलेगा 165,400 का। परचेजिंग कंपनी का नाम है रवि लिमिटेड। 3 लेजर बना रहे हैं, उन्होंने 2 मांगा है, मैं 3 बना रहा हूं। सर पहले क्या करते हैं, असेट लायबिलिटी को, जो असेट लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन में डाल के खत्म कर देते हैं। और सर बैंक 15,000 को ही रियलाइजेशन में डालिएगा जो टेक ओवर हुआ है। सर बाकी बैंक खर्चा पेमेंट करने के काम आएगा। तो मैं कराता हूं, देखो। और ये सब चीज जो क्लोज होगा ना बेटा बुक वैल्यू पे, वो नीचे नोट में जो लिखा हुआ वो मत देखना, बैलेंस शीट देख के क्लोज करोगे। देखो मैं करता हूं। 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 340, असेट क्लोज हो रहा है। 2 इन्वेंट्री, नहीं पहले 2 गुडविल। सर गुडविल टेक ओवर नहीं हुआ, वो सब नहीं देखना है, सबको क्लोज करते जाओ। टेक ओवर नॉट टेक ओवर सब क्लोज। 2 इन्वेंट्री 80 बुक वैल्यू पे, हाँ। 2 ट्रेड रिसीवेबल 110। 2 बैंक 15,000 नॉट 20। क्यों? क्योंकि 5,000 का पेमेंट अलग से मुझे करना पड़ेगा, वो रियलाइजेशन टू कैश होगा। 5 असेट था, 5 क्लोज। अब आओ लायबिलिटी, बाई डिबेंचर्स टेक ओवर हो गया है 2 लाख, नहीं भी हो तब भी साथ में क्लोज कर दिया करो। बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20,000, बाई ट्रेड पेएबल, याद है बैलेंस शीट पे झाड़ू लगाना बोलते थे हम लोग, 150। कितना आइटम हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा शेयर होल्डर्स, तो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। सर एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा, सॉरी मैंने तो देखा ही नहीं। तो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट यहां पे बनाना होगा, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी सम में है। तो मैं यही बना देता हूं एक एक्स्ट्रा लाइन टान के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिए 3 लाख, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर डाल दिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में 60,000। डोंट वरी, इजीली हो जाएगा। रिलायशन अकाउंट खूब बनाए हो, अमलगमेशन में बनाए हो, पार्टनरशिप में बनाए हो। सर एक पीएल डेबिट बैलेंस बचा है, वो इक्विटी शेयर होल्डर का लॉस है, तो 2 P&L फिनिश। ये अगर हम कर देते हैं तो बैलेंस शीट पे झाड़ू लग गया हम लोग बोलते हैं। टोटल 5 3 8 3 11 आइटम था, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आइटम्स। अब पीसी लेंगे तो बाय रवि लिमिटेड 165,400। रवि लिमिटेड में एंट्री मारेंगे 2 रियलाइजेशन। किस फॉर्म में मिलेगा हमें? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, बाय इक्विटी शेयर्स इन रवि 165,400। कितना कितना किसको देंगे? पीसी का पेमेंट याद रखिएगा। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे 65,400, दे दो। टू इक्विटी शेयर इन रवि 65,400, और सर इक्विटी शेयर होल्डर को 1 लाख देंगे, तो टू इक्विटी शेयर इन रवि 1 लाख। थोड़ा पानी पी लेता हूं। पीसी का 165,400 हमें मिला, कैश में नहीं, शेयर के फॉर्म में।
65,400 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चला गया, 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को चला गया। ये वाला लेजर का कोई मतलब अब नहीं है, मांगा भी नहीं था, मतलब भी नहीं है। अब जब पीसी का पैसा मिल गया, ये तीनों लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी ले गया, हम लोग को मतलब नहीं है, वेंडर की बुक्स में मतलब नहीं है ना। ये सारा एसेट परचेजिंग कंपनी ले गया, हम लोग को मतलब नहीं है। अगर वो नहीं लेता तो हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता, यहां पे बाई कैश टू कैश, वो सब नहीं है। अब खाली एक्सपेंस का पेमेंट होगा, टू बैंक एक्सपेंस 5,000, बस बच्चों अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस निकाल लो। अब आप बोलेंगे सर इस 2,20,000 के बदले 2,20 जो मिला वो डिवेंचर होल्डर को मिला, हम लोगों को अपनी बुक्स में कुछ नहीं करना, हम लोग तो लायबिलिटी क्लोज कर दी। ट्रेड पेएबल को सर 1,20 मिला, हमें कुछ नहीं करना, वी क्लोज द लायबिलिटी, दे टुक ओवर द लायबिलिटी एट लोअर अमाउंट। 150 को उन्होंने 1,20 में लिया, 1,20 का पेमेंट भी उन्होंने कर दिया, हमको तो 1,50 क्लोज करना है, फॉर मी लायबिलिटी इज फिनिश्ड। बट सर हाउ ट्रेड पेएबल विल गेट मनी? परचेजिंग कंपनी विल पे ना, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में वो इक्विटी शेयर इशू आएगा, आया है ना, यहां पे देखिए ना, ये जो 4 लाख दिए हैं इसमें 1,20,000 का भी तो इक्विटी शेयर है और वो 5,400 का भी है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। मैं डेबिट वाला ऐड कर रहा हूं, 560, हमको लगता है डेबिट ज्यादा होगा, लेट मी सी। ओह, एक तो छूट गया भाई, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो लॉस हुआ ना वो रियलाइजेशन में जाएगा, बाय रियलाइजेशन 5,400। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट पहले क्लोज करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर उसके बाद। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में लॉस हुआ वो रियलाइजेशन में जाएगा, तो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 5,400, तो ये हो गया 565,400। डिविडेंड का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ ना, तो वो लॉस हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर लोग अल्टीमेटली उस लॉस को बियर करेगा। 565,400, 565,400, $30,000 का लॉस आया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर। ये किसके ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में डाल दो, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 30,000, ये अपने आप टैली होगा, आपको कुछ नहीं करना है। 3 लाख, ये 3 लाख। तो रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इनका एक्सपीरियंस, इनको बनाने का आपके पास पहले से है। एंड वी डिड दिस, आई जस्ट फाउंड दिस सम गुड, सो मुझे लगा इसको बनाना चाहिए, वी सॉल्व इट, ओके। सो नाउ आवर नेक्स्ट सम विल बी सम नंबर 7। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 7 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम है। ये लास्ट सर इजी है कि डिफिकल्ट है? आंसर इज इजी है सर। सेम सम या सिमिलर सम हमने बनाया है क्या क्लास में? ना सेम ना सिमिलर, लेकिन अलग अलग अगर एंट्री वाइज पूछोगे तो सारा एंट्री किसी ना किसी सम में किया हुआ है। न्यू? नो, नॉट न्यू। अमलगमेशन थोड़ा नया टाइप का था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पुराना टाइप का है, बट क्लास में मुझे कराना चाहिए, मैं करा रहा हूं। पढ़ते हैं। रिकवर लिमिटेड रीऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉस है, कंडीशन भी एडवर्स है, बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर करेगा। कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस देखिए नेगेटिव में, मैंने आपको बताया था नेगेटिव लिखने में शेड्यूल 3 को कोई प्रॉब्लम नहीं, रादर शेड्यूल 3 लव्स नेगेटिव फिगर्स। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, फिर ट्रेड पेएबल है, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं, कभी कभी ओवरड्राफ्ट अगर कैश मैनेजमेंट पॉलिसी का पार्ट रहता है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव में दिखाते हैं।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल असेट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। बैलेंस शीट मैच किया हुआ है। नोट्स में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख का है, उसमें डिविडेंड लिखा है 4 साल का बाकी है, रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, P&L है, P&L में लॉस है 80,000 का, सिक्योर्ड लोन में बोरोइंग में डिबेंचर है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को करंट लायबिलिटी में होना चाहिए था, इन्होंने नॉन करेंट लायबिलिटी में मिला के दिखा दिया, वो उचित नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट, बट सम है, अपन सोल्यूशन में सुधार देंगे अगर जरूरत पड़ा तो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, मशीन है, गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ होगा, इंटेंजिबल असेट गुडविल के नाम का रहेगा, राइट ऑफ होगा, पीएल डेबिट बैलेंस 80,000 राइट ऑफ होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, 3 चीज बिना बोले राइट ऑफ कर देना, पीएल डेबिट बैलेंस, गुडविल और अदर फिक्टिशियस असेट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम स्टार्ट होता है, अप्रूवल हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग रिड्यूस्ड टू 2.5 पर शेयर, 7.5 रुपया राइट ऑफ। इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू 9 रुपीज राइट ऑफ, बढ़िया। एक न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 1 was issued for arrear of preference dividend for past 4 years. Oh. पूरे 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए शेयर इशू करना पड़ेगा हमें 1111 रुपी वाला। इन लोगों का नया शेयर कैपिटल 1 रुपी वाला ही है। तो एक बार आप देख के बताएंगे बच्चों की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की है? सर 150, डिविडेंड 8% है, तो 150 का 8% कितना हुआ रे? 12,000, 4 साल का हो गया 48,000 रुपया। ये 48,000 रुपीज हमें पेमेंट करना है शेयर इशू करके, तो ये हमें लॉस होगा। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अगर पेमेंट होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, याद होगा आपको। यही एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कि इफ एनी लायबिलिटी विच इज नॉट इन द बैलेंस शीट, नॉट इन द बुक्स, इफ वी आर पेइंग इट, आवर एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल इफ वी गिव देम शेयर्स। तो नॉन रिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट होने से लॉस होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज करना है, कर लेंगे। डिबेंचर होल्डर लोग जो लोग हमसे 55,000 रुपया पाते थे, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गए 75,000 में। हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है क्या बेटा? कहां है बताओ तो? सर 1,20,000 का है। हाँ, तो वो लोग ले गया 75 में, तो हमको लॉस होगा। हाँ, 120 का माल है, 75 में लिया है, तो 45,000 का लॉस होगा, हमको कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना पड़ेगा। और डिबेंचर होल्डर हमसे 55,000 रुपया पाता था, याद रखिएगा, 50 + 5, और 75,000 का माल लेके जा रहा है, तो 20,000 रुपया देगा ना भाई वो लोग। एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी, देखो साफ लिखा है, एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। तो अमाउंट ड्यू टू देम वाज 55, 50 + 5, 55,000 बाकी था। 75,000 का वो लोग प्रॉपर्टी लिया हमसे, हमको लॉस हुआ क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी 120 का था, हम 75 में दे दिया उसको, तो लॉस हुआ। लेकिन फिर भी वो हमसे 55 पाता था, वो हमको 75 का माल हमसे लिया, तो हमको 20,000 रुपया दे देगा। लिखा भी है, प्लांट एंड मशीनरी को 1,00,000 रुपया, रिटन डाउन 2। ओके, अभी कितना है प्लांट एंड मशीन? अभी है सर 31। हाँ, तो 30,000 राइट ऑफ कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, 40,000 का माल है, 32 में बिकेगा, 8,000 का लॉस होगा। गुडविल उड़ा देना है, ऑब्सोलिट स्टॉक 10,000 उड़ा देना है, पीएल डेबिट बोला नहीं उड़ा देना है। एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है
बुक्स में नहीं है, 7,000 में सेटल हो गया, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। और 6,300 रुपीज इंश्योरेंस से रिकवर हो गया, बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। नॉन रिकॉर्डेड एसेट बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, नॉन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेमेंट कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ठीक है, जर्नल एंट्री मारना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो इजी सा सम है बच्चों, नया कुछ भी नहीं है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वाला थोड़ा सा नया बोल सकते हो कि 7,000 पेमेंट हुआ, 6,300 वापस मिल गया। अच्छा, कई बच्चे बोलते सर नेट पे एक बार 700 रुपया का पेमेंट का एंट्री मार दें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक लिखना होगा, बट 2 एंट्री मारते हैं ना, कभी बाद में आप रिवाइज करोगे तो काम आएगा। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडक्शन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला डेबिट 1.5 लाख। एक बार मेरे को देखने दो, 1.5 लाख ठीक है, हाँ ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2.5, 1/4, 1,50,000 का 1/4, 37,500, बाकी प्रॉफिट, सैक्रिफाइस बोलते हैं हम लोग, टू कैपिटल रिडक्शन। 1,12,500 is my profit. इक्विटी शेयर कैपिटल क्या बोला उन्होंने, 1 रुपया बना देगा। बैलेंस शीट में कितना है, 2 लाख। हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज वाला 2 लाख, 10 रुपीज वाला है ना। हाँ, तो 2 इक्विटी, यहां फेस वैल्यू भी चेंज हो रहा है बच्चों। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1 20,000, 2 कैपिटल रिडक्शन 1,80,000। तो देखिए 2 जर्नल एंट्री में ही कितना प्रॉफिट आ गया घर में। सेक्रीफाइस, कैपिटल रिडक्शन का नाम ही है, लाइबिलिटी होल्डर से सेक्रीफाइस लो, गिरा हुआ, लुटा हुआ, टूटा हुआ सब असेट को राइट ऑफ करो। 3, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए पेमेंट होगा तो एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लॉस है, कैश में पेमेंट करते तो टू कैश लिखना पड़ता। डिविडेंड के लिए हम लोगों को, डिविडेंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, हमें को शेयर इशू करना पड़ा तो ये हो गया। बोलेगा अमाउंट कैसे आया, तो 1,50,000 का 8% 4 years। 4th जर्नल एंट्री होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 10,000 है ना। हाँ, यूज कर लो, खत्म हो गया। अब ये कैपिटल रिडक्शन में अंदर घुस गया, प्रॉफिट हो गया कंपनी को। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो एक रिजर्व ही है ना। सर अगर अलाउ नहीं करता यूज करना तो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से पड़ा रहता। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर वाला, थोड़ा संभाल के देखना मैं क्या कर रहा हूं। पहले डिबेंचर और इंटरेस्ट को खत्म कर रहा हूं, देखते रहना। 9% डिबेंचर डेबिट 50,000, बैलेंस शीट फिगर, सो नो एक्सप्लेनेशन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट 5,000, बैलेंस शीट फिगर, सो नो एक्सप्लेनेशन। बैंक डेबिट 20,000, क्यों, क्योंकि वो हमसे 75,000 का प्रॉपर्टी लिया। प्रॉपर्टी जो लिया 75,000 में लिया, 55,000 का लाइबिलिटी एडजस्ट हुआ। लॉस हमको हुआ कैपिटल रिडक्शन 45,000। ये सबका दोनों का हम एक्सप्लेनेशन नीचे देंगे। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 पीस।
20,000 कैसे आया? 75,000 माइनस 20,000, 55,000। 75 प्रॉपर्टी, 55 उसका लायबिलिटी। 45,000 का लॉस कैसे आया? 1,20,000 का माल 75 में टेक ओवर हुआ। बेस्ट एडजस्टमेंट, इस तरह का एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं किया था। सर इसको 2 एंट्री में कर दें तो पहले तो एंट्री मार दे कैपिटल रिडक्शन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,000, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर गया, 75 हो गया टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखते ही। फिर उसके बाद यहां डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और बाई बैंक लिख देंगे। एक ही बात है, कर सकते हो, हम मिला के एक साथ कर दिए। अब राइट डाउन करना है, पहले इन्वेस्टमेंट भेज देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 32,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 8,000, टू इन्वेस्टमेंट 40,000। मेरे को चेक करने देना। इन्वेस्टमेंट हाँ 40 का था, 32 में बेच दिए, ठीक है। नंबर 6 ओवर एंड नंबर 7 इज सब राइट ऑफ। तो पहले लिखेंगे हम, ये बड़ा एंट्री होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अमाउंट नहीं मालूम। सबसे पहले टू P&L 80,000 लॉस राइट ऑफ, टू गुडविल। कितने की गुडविल थी रे? 50,000, खत्म। टू प्लांट एंड मशीनरी, रिटर्न डाउन टू 1,00,000 है। कितने का बच्चों? 31 का है, 30,000 राइट ऑफ। गुडविल को कर देना राइट ऑफ, कर दिए। इन्वेंट्री 10,000, कर दिए राइट ऑफ। बस 4 ही। हाँ तो इन्वेस्टमेंट बिक गया, गुडविल खत्म हो गया, इन्वेंट्री राइट ऑफ हो गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी रह गया, वो रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल भी रह गया, ठीक है। तो कितना रुपया यूज हुआ रे? 8 और 5 13 3 16 170, 1,70,000। फिर वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाला 2 एंट्री, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। कितना रुपया का दिए पेमेंट? 7,000। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पेमेंट का एंट्री अब तो याद भी हो गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला, वो भी अनरिकॉर्डेड एसेट होता है। being contingent liability paid, being insurance claim received। बस खत्म। सर अब कैपिटल रिडक्शन का फाइनल बैलेंस चेक कर लेते हैं। 1,12,500 प्लस 1,80,000, ना कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। $1,12,500 प्लस 1,80,000 माइनस 48,000 प्लस 10,000, ये लॉस माइनस 45,000, यहाँ पे लॉस प्लस 8,000। कुछ गड़बड़ हो गया, रुको 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 रुको। 1,12,500 प्लस 1,80,000 माइनस 48,000, लॉस को माइनस करना है ना, प्लस 10,000 माइनस 45,000 माइनस 8,000 माइनस 1,70,000 माइनस 7,000 प्लस 6,300, 30,800 का फाइनल, एकदम फाइनल
प्रॉफिट बचा मेरे पास जो मेरे कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। याद होगा आपको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर 30,800। डोंट गेट वरीड, एकदम करेक्ट है। डबल बार टोटलिंग कैलकुलेटर पे मैच करा लिया। तो सर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सुंदर सा बढ़िया सा छोटा सा सम। सर आगे क्या करना है? इन्होंने बोला है कि बैलेंस शीट भी बना करके देना है, बोला है ना। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल्स एंड बैलेंस शीट। तो चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। बैलेंस शीट एकदम छोटा सा हो जाएगा। और बैलेंस शीट बनाओगे बच्चों एग्जाम में नोट्स के साथ बनाओगे। मैं यहां पे बिना नोट्स के बना रहा हूं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि रिवीजन टाइप का है। याद है ये? एंड रिड्यूस्ड 5 साल तक लिखना पड़ता है। Equity and liabilities. इक्विटी एंड लायबिलिटी को तो कुछ नहीं लिखना। वन शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल। इक्विटी पहले कितना था सर? 2 लाख था, वो हो गया 20,000। हाँ, 1 रुपया करके। और बाद में 48,000 और इशू किए तो 68। और प्रेफरेंस 1.5 लाख का हो गया था 37,500। हाँ, यही सीन था भाई। बाकी टैली नहीं होगा देखेंगे ना। 68 प्लस 37,500 105,500। रिजर्व्स एंड सरप्लस, पीएल डेबिट खत्म हो गया था। हाँ, 80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया था, कैपिटल रिडक्शन में ले लिए थे। कैपिटल रिजर्व आया था 30,800। बस डोंट गेट वरीड, मैच कर लेंगे। अब आइए नॉन करेंट लायबिलिटी में कुछ है। सर डिबेंचर था, वो खत्म हो गया, पेमेंट करके दी एंड कर दिए। सर सीधे करेंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। बोलो क्या क्या है? सर एक है ट्रेड पेएबल, हमने तो छेड़छाड़ नहीं किया। नहीं सर, एज इट इज रख दीजिए। एक है सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, हमने छेड़छाड़ नहीं किया, एज इट इज रख दीजिए। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऊपर होना चाहिए, ट्रेड पेएबल नीचे होना चाहिए। मैं क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया, बट ऐसा होना चाहिए। आप एग्जाम में वैसे लिखोगे। $306,300। नॉन करेंट असेट कैसे लिखना सिखाए थे अभी नया फंडा? पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट्स। फिक्स्ड असेट नहीं लिखना, उसकी जगह लिखना पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट्स। उसमें जो 4 आइटम है, पहले पीपीई। अपने पास पीपीई में है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, नहीं सर ये बिक गया, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 85 और सर उसको गिरा के 1 लाख कर दिए थे, ये हो गया 185। बढ़िया। प्लांट एंड मशीनरी को 1 लाख कर दिए थे और लीज होल्ड प्रॉपर्टी 85 है। सर उसके बाद जानते हैं क्या है? तुम बोल सर गुडविल है, तो उसको तो उड़ा दिए,
कंप्लीट, बाहर। 2 करेंट असेट्स। पहला आइटम इज इन्वेंट्री। सर इन्वेस्टमेंट था बी में लिखने के लिए, वो बिक्री हो गया, मेरा तकदीर अच्छा है, इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं तो बी में आता इन्वेस्टमेंट्स, बिक्री हो गया। अब करेंट असेट में इन्वेंट्रीज हमने चेंज नहीं किया ना, नो सर 30, और ट्रेड रिसीवेबल कुछ चेंज नहीं किया आप 50, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ कैश लेन देन हुआ होगा तो वो देखना पड़ेगा। आओ देखते हैं। नो 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 नो, यहां पे 20,000 आया, गुड। 20,000 आया, कैश में लिखेंगे, और 32 आया, 20 और 32 52। 52 के बाद 7,000 हम पे किए, 6,300 आया। 51,300। देखते हैं बच्चों मैच करेगा कि नहीं। पर ये मेरा कैश अकाउंट बनाए, एक बार 20,000 आया डिवेंचर होल्डर लोग दिया, 32,000 आया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेच के, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को पे किए, और इंश्योरेंस क्लेम आया 5 और 3 8 और 5 13, 131,300। भगवान करे टैली नहीं हो तो मेहनत करना पड़ेगा। नहीं हुआ टैली, 10,000 का प्रॉब्लम आया, रुको। 3,16,300, 10,000 का कोई प्रॉब्लम है। ट्रेड पेएबल ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल ठीक है। इन्वेंट्री राइट ऑफ हुआ था ना, ऑब्सोलिट स्टॉक 10,000 ही था ना रे वो। हाँ 10,000 ही था, तो वो 20, 121,306। ये इसीलिए मैं बोलता हूं क्लास में बच्चे बैठे रहने से बच्चे ही सुधार देते हैं। 20, 70, 50, 51,300। सो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सुंदर सा बढ़िया सा सम, एग्जाम में आने लायक सम। इस आरटीपी से ना पार्टनरशिप का पहला वाला सम भी एकदम एग्जाम में आने लायक है। पहला वाला सम, दूसरा सम तो चलो पुराना एग्जाम का ही सम है, पर पहला सम एकदम आने लायक है। एमलगमेशन वेरी गुड सम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वेरी गुड सम। अच्छा, उसके बाद एक लिक्विडेशन का सम है। लिक्विडेशन का ये जो सम है, सम नंबर 8, हम लोगों ने सिमिलर सम क्लास में सॉल्व करके रखा है। मेरे बुक में पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 6 में है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी का सम है, एकदम सेम सम हम लोगों ने क्लास में बना रखा है, सिमिलर सम पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये टाइम बचाएंगे हम लोग। उसके बाद बैंकिंग कंपनी का ये एक और सम है बी। जब अमेंडमेंट और एडिशनल सम करवा रहा था तो इसी तरह का एक सम आया था, मैंने करवाया था, अभी मैं वापस से करवा देता हूं। लिखा स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग कैश क्रेडिट इज एन एनपीए और नॉट। आपको मैंने बताया था कि कैश क्रेडिट को अगर एनपीए बनाना है तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर होना पड़ेगा। आउट ऑफ ऑर्डर होने के लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो कंटिन्यूअसली ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लोअर से हायर होना पड़ेगा। आप यहां देखिए सैंक्शन लिमिट है 50 लाख, ड्राइंग पावर है 44,000। जनरली सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर सेम होता है। कभी कभी ड्राइंग पावर कंपनी का, किसी भी बिजनेसमैन का कम कर दिया जाता है अगर कंपनी को लगातार लॉस होता है, या ड्रॉप लाइन ओडी रहने से भी कम हो जाता है। तो अपना ड्राइंग पावर यूज करना है। इस समय सैंक्शन लिमिट 50,000 है, ड्राइंग पावर 44 है, आप ड्राइंग पावर यूज कीजिएगा लोअर को। और अमाउंट आउटस्टैंडिंग कंसिस्टेंटली 40 लाख है, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग देखिए ड्राइंग पावर से ज्यादा नहीं है।
अमाउंट आउटस्टैंडिंग ठीक कंट्रोल में है, तो अभी आप इसको एनपीए नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग ज्यादा होता ना तो आप इसको आउट ऑफ ऑर्डर बोलते, ये आउट ऑफ ऑर्डर नहीं। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ वो 320 और टोटल क्रेडिट उस अकाउंट में हुआ है 180। ये देखिए ये प्रॉब्लम है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 320 और पूरे क्वार्टर में हमारी तरफ से पेमेंट, मान लो मेरा अकाउंट है, हमारी तरफ से पेमेंट 180 ही हुआ, तो हम पेमेंट उतना भी नहीं कर पाए, टोटल पेमेंट, टोटल क्रेडिट जो मेरे अकाउंट में हुआ, हम पेमेंट उतना भी नहीं कर पाए जितना इंटरेस्ट उन्होंने डेबिट किया, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी फुलफिल होता है तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, और आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो एनपीए हो गया। तो बोला है कि स्टेट विथ रीजन, तो आप कैसे इसको एग्जाम में लिखोगे मैं आपको बताता हूं। 9 का बी, पहले लिखेंगे ए कैश क्रेडिट will be treated as NPA if any of the following conditions are fulfilled। फिगर के साथ देंगे, चिंता मत करना। हाँ, लिखे 1, the outstanding balance is more than sanctioned limit or drawing power, whichever is less। तो पहले मैं लिखूंगा सैंक्शन लिमिट, आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखोगे, मैं टाइम बचा रहा हूं। सैंक्शन लिमिट 50 लाख, ड्रॉइंग पावर 44 लाख। जिसको प्रैक्टिकल, सब थ्योरी से प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता और प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल समझो। 44, विच एवर इज लेस 44। हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40 लाख। देखिए क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस छोटा है, ड्रॉइंग पावर लोअर ऑफ द टू बड़ा है, तो हमने, हमारा लोन उतना है ही नहीं, हमारा लोन ड्रॉइंग पावर से भी कम है, तो दिस अकाउंट इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। अब सेकेंड कंडीशन, as outstanding balance is less। Number 2, total credit during the period is less than इंटरेस्ट डेबिटेड इन द अकाउंट। बैंक बोल रहा है सब बात, तो चलो पता करते हैं। टोटल क्रेडिट कितना हुआ है इस अकाउंट में, माने क्लाइंट ने कितना रुपया जमा किया है, टोटल क्रेडिट है 180, और इंटरेस्ट डेबिट कितना हुआ है 320। तो देखिए क्लाइंट ने 320 भी जमा नहीं किया, 180 ही जमा किया, 180 इज लेस, सो दिस अकाउंट इज एनपीए या आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर माने एनपीए, हेंस एनपीए। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हम उस वाली क्लास में एक्सप्लेन किए थे, वो जो एक्स्ट्रा क्लास अमेंडमेंट वाली क्लास, न्यू सम्स टाइप में क्लास में किए थे। आवर नेक्स्ट सम इज 10 का ए। आप 10 का ए पढ़ते रहो, आई एम जस्ट कमिंग बैक। पढ़ लिए क्या बोला है सर? एनबीएफसी का क्वेश्चन है और मांगा है ओन्ड फंड। अच्छा, नेट ओन्ड फंड भी नहीं मांगा, ओनली ओन्ड फंड मांगा है। तो बताओ क्या क्या चीज है सम के अंदर।
सर पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, हाँ तो ऐड होगा वो ओन्ड फंड निकालने में. पेड अप कैपिटल इज टू बी एडेड, नो डाउट. और सर रिजर्व एंड सरप्लस का फ्री रिजर्व दिया, एडेड होगा. सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होगा. कैपिटल को ही तो ओन फंड बोलते हैं. कैपिटल रिजर्व दिया है और सरप्लस जो वो सेल ऑफ असेट से आया तो ऐड होगा. रिवैल्यूएशन से आता तो वो टियर 2 कैपिटल में चला जाता. ये तो नॉर्मल है. और कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, ये भी ऐड होगा. कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ओन्ड फंड में ही आता है. बस खाली रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो टियर 2 में जाएगा. अच्छा, ये भी ओन्ड फंड मांगा है. टियर 1 कैपिटल अगर मांगेगा तो इसमें इसका जो टोटल है उसके 10% से ज्यादा अगर हम लोगों ने ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्ट किया होगा, सो एनी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% ऑफ आवर ओन्ड फंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी ओन्ड फंड टू फाइंड नेट ओन्ड फंड. खैर नेट ओन्ड फंड तक नहीं है ये क्वेश्चन, खाली ओन्ड फंड का है. तो आओ ओन्ड फंड निकालते हैं. पेड अप शेयर कैपिटल श्योरली ओन फंड माने मालिक लोग का पैसा, श्योरली ओन फंड है. फ्री रिजर्व कमाया हुआ पैसा मालिक लोग का ही होता है, ओन फंड है. सिक्योरिटी प्रीमियम मालिक लोग से मांगा हुआ पैसा है, ओन फंड है. कैपिटल रिजर्व असेट बेच के आया है, ओन फंड है. कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ओन्ड फंड है. रिवैल्यूएशन रिजर्व ओन्ड फंड नहीं है, वो टियर 2 कैपिटल है. उसमें भी 50% माइनस करना पड़ता है. सो 800 इज आवर ओन्ड फंड. बस ऐसे निकाल देना है, नाम लिख के अमाउंट ऐड कर देना. छोटा सा सम है, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनबीएफसी से ही रिलेटेड है. ओमेगा फिनांसर है, हायर परचेज पे कुछ असेट बेचता है. डिटेल दिया हुआ है, एलसीडी टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, मोबाइल फोन. अप टू 12 महीना इंटरेस्ट का फिगर दिया हुआ. नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है. तो आपको मालूम होगा नेट बुक वैल्यू का परसेंटेज से प्रोविजन बनता है हायर परचेज असेट्स में. वो एडिशनल प्रोविजन जिसको बोलते हैं ना, उसको लेकर के बात है. अप टू 12 मंथ अगर ओवरड्यू हुआ है, ओवरड्यू पीरियड अप टू 12 मंथ, कोई प्रोविजन बनाने की दरकार नहीं है, 0%. 12 से 24 के केस में 10%, 24 से 36 के केस में 40%, 36 से 48 के केस में 70% और मोर देन 48 होने से 100%. सिमिलर सम बनाए हैं, लेकिन मेरे सम में जो मैंने क्लास में बनाया था उसमें मोर देन 48 का सम नहीं था, इसमें मोर देन 48 भी है. तो सर कैसे बनाएंगे? इस तरह से टेबल बना देंगे. रेडी? असेट का नाम और प्रोविजन रिक्वायर्ड. असेट का नाम एलसीडी, अप टू 12 मंथ है. अच्छा, नेट बुक वैल्यू का बनेगा. अच्छा, नेट बुक वैल्यू लिख देते हैं, ऐसे कर देते. नेट बुक वैल्यू परसेंटेज और फिर अमाउंट, 4 कॉलम बना देते हैं. तो नेट बुक वैल्यू 4000, परसेंटेज 0, 4 कॉलम बना दिया. एसेट, नेट बुक वैल्यू, परसेंटेज प्रोविजन, अमाउंट ऑफ प्रोविजन. अगला एसेट है वॉशिंग मशीन. 20 नहीं, वो देखना पड़ेगा. नेट बुक वैल्यू 400, 24 महीना है तो 12 से 24 होने से 10%, 40. रेफ्रिजरेटर 250, 24 से 36 में चला गया ना ये, 30 होने से, तो 40%, 100. उसके बाद 45 एसी के लिए,
45 हो गया 36 to 48 में, 120 के ऊपर 70%, 36 to 48 का तो 70% है ना, 120 का 70%, 84। फिर आया मोबाइल 100%, मोर देन 48 में चला गया, 10 का 100%। 1 मिनट रुक जाना, 10। देखो 0 to 12 मंथ 0% एडिशनल प्रोविजन। वॉशिंग मशीन 12 to 24, 12 से 24 10, 24 से 36 40, 36 से 48 70, 48 से ज्यादा 100। एक बार मैं टोटल कर लेता हूं, आप भी मैच करो मेरे साथ। 234 का प्रोविजन बन रहा है। एकदम करेक्ट, 234 का प्रोविजन इज फैंटास्टिक। तो दिस सम इज ओवर। अपना अगला सम है क्वेश्चन नंबर 11 और वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और एक सिमिलर सम हमने बनाया था पर वो इससे छोटा था, इससे बड़ा था, ये उससे छोटा वर्जन में है, तो हम चाहते हैं कि इसको क्लास में बना लिया जाए। इसके बाद जो एएस के सम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन, ए लिमिटेड ने 70% स्टेक खरीदा कोई कंपनी में, तो 30% माइनॉरिटीज के पास है, 20 रुपया करके 140 लाख रुपीस पेमेंट किए। इट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इतना रुपए हम दिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ बी लिमिटेड ऑन दैट डेट। नेट असेट या इक्विटी फेयर वैल्यू पे निकाला जाता है। ऑल्सो कंप्यूट गुडविल या कैपिटल रिजर्व ऑन दैट डेट। डिटेल नीचे दिया हुआ है 31 मार्च 21 का, जिस दिन हम लोगों ने होल्डिंग बनाया। तो क्या क्या उसके पास असेट लायबिलिटी है, उसका फेयर वैल्यू पहले निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सारा असेट लायबिलिटी है, उसको फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट बोलिए वर्किंग नोट में। इसी को इक्विटी भी बोला जाता है। बिकॉज सी, नेट असेट क्या है? असेट माइनस लायबिलिटी, नेट असेट। और असेट माइनस लायबिलिटी इक्विटी होता है, कैपिटल होता है, तो इक्विटी निकाल रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बच्चों 360 का। मैं मान रहा हूं ये फेयर वैल्यू है, हाँ। और अगर बैलेंस शीट से लिया है तो बुक वैल्यू ही फेयर वैल्यू के बराबर है। इन्वेस्टमेंट 90, करेंट असेट 140, लोन्स एंड एडवांसेस कुछ नहीं बोलने से असेट मानते हैं हम लोग इसको 30, 15% डिबेंचर ऑब्वियसली इज अ लायबिलिटी 180, करंट लायबिलिटी 100। नेटो जैसे बोलते थे ना वैसे 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक। तो नेट असेट को इक्विटी बोलते हैं। ये सब्सिडरी कंपनी का टोटल नेट असेट है। इट केम 340। इसको आप टोटल इक्विटी बोल सकते हो। तो सर गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल ऐसे निकलेगा कि हमने जो पेमेंट किया 140 लाख का, हमको 340 लाख का 70% खरीदने के लिए 140 का पेमेंट करना पड़ा। तो अगर आप गुडविल निकालोगे तो ऐसे गुडविल निकलती है, देखो। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, हमने इन्वेस्टमेंट किया 140 में, और प्रोपोर्शनेट इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी, हमने 70% इक्विटी खरीदी और उस दिन सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी था 340 का। 340 का 70% माल हमने खरीदा। सब्सिडरी कंपनी की औकात 340 की थी, हमने 70% खरीदा 238 का माल, और हमको वो माल 140 में मिल गया, सस्ते में मिल गया। तो मेरा कैपिटल रिजर्व 98 आ गया। एक बार आप लोग क्रॉस चेक करो, मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आप लोग क्रॉस चेक करोगे तो मैं मानूंगा कि माय आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग।
सर इन्वेस्टमेंट 140 ठीक है, हाँ हमने खरीदा 70% माल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और सर एकदम ठीक है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है? ये जो इक्विटी इसका 70% मेरे पास आ गया, तो माइनॉरिटी के पास 30% है। $102 माइनॉरिटीज के पास है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया 102। और कैपिटल रिजर्व, ये गुडविल का वर्किंग नोट नंबर 1, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 कर दो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को, जिसको इक्विटी बोलेंगे। गुडविल को 2 नंबर वर्किंग बना दो, माइनॉरिटीज को 3 नंबर वर्किंग बना दो। तो ये 11 सम बच्चों, बड़े बड़े सम थे। कुछ सम हमें नहीं बनाने पड़े क्योंकि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिए थे, बाकी सम हमने क्लास में बनवा दिया। अभी जो बाकी एस के डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो आज की क्लास हम लोग यहां पे खत्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर। अच्छे से आरटीपी को प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से सारी क्लास को कर लेना। अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पार्टनरशिप, ये तीनों सम बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, चलो अब एस का डिस्कशन बाकी आरटीपी का वो करते हैं। बाय बाय।